हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी की सेकंड बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे भू उपयोग वर्गीकरण, साझा संपत्ति संसाधन, भारत में फसल ऋतुएं जैसे कि मौसमी फसलें और कृषि के प्रकार, खाद्यान्न फसलें, तिलहन रेशेदार फसलें, भारत में कृषि विकास और भारतीय कृषि की समस्याएं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था यहाँ पे भू उपयोग वर्गीकरण, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, मतलब कि ये क्षेत्र वनों के अधीन होते हैं और सरकार द्वारा वन क्षेत्रों का सीमांकन इसी प्रकार होता है जहां वन विकसित हो सकता है। अब दूसरा यहाँ पर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, मतलब कि जहाँ पर कृषि नहीं होती। तो इस वर्ग में जो भूमि का उपयोग है वो सड़कों, नहरों, उद्योगों, दुकानों आदि के लिए किया जाता है। अब तीसरा है बंजर एवं व्यर्थ भूमि, मतलब ये जो ऐसी भूमि है जहाँ पर प्रौद्योगिकी द्वारा जो कृषि योग्य नहीं बची है, जैसे कि बंजर, पहाड़ी भूमि, मरुस्थल आदि। और जो बाकी अगला है वो है स्थायी चारागाह क्षेत्र, मतलब इस प्रकार की जो अधिकतर भूमि है वो ग्राम पंचायत या सरकार, मतलब उसके नेता होती है, मतलब उनका स्वामित्व होता है उसके ऊपर। और इस भूमि का केवल छोटा सा भाग निजी स्वामित्व होता है, मतलब वो पूरा सबके लिए होता है। और अब है यहाँ पे हमारा विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, मतलब जो भूमि है वो इस तरह बटी हुई है। तो इस वर्ग में भूमि जो है उसमें उद्यान तथा जो फलदार वृक्ष हैं वो सब आते हैं। और इस प्रकार की ज्यादातर भूमि निजी स्वामित्व, मतलब कि एक आदमी होता है जो अपनी उसकी वो भूमि होती है। अब है हमारे यहाँ पे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, मतलब कि जो भूमि है, मतलब इसमें भूमि जैसे पिछले 5 सालों से अधिक समय तक वो मतलब उसमें कृषि नहीं हुई है और वो कृषि योग्य भूमि नहीं कहलाती है, मतलब वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। और इस भूमि का जो उद्धार है वो करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है, अगर इसमें अच्छे से उर्वरक डालकर हम इसको कृषि योग्य बना सकते हैं। अब है वर्तमान प्रति भूमि, तो इसमें वो भूमि आती है जो एक कृषि वर्ष, मतलब एक वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित है, मतलब उसमें कृषि नहीं हुई है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। अब है पुरातन प्रतिभूमि, तो यह कृषि योग्य भूमि है, यह एक वर्ष से अधिक और 5 साल से कम होती है, मतलब कम समय में इसमें भूमि मतलब कृषि नहीं होती है। और एक है निवल बोया क्षेत्र, तो वह भूमि जिस पर जो फसलें उगाई वह काटी जाती हैं उसे निवल बोया क्षेत्र। टॉपिक है कि साझा संपत्ति संसाधन, तो यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। साझा संपत्ति संसाधन जैसे कि चाय, ईंधन तथा फल व औषधि आदि प्राप्त होती है इससे। तो जो किसानों व महिलाओं के लिए महत्व है इस भूमि का, तो किसानों के लिए इसका महत्व है कि कृषि भूमि के बिना नहीं होती है। और जो पशुचारक है उसका महत्व है कि पशु चराने के लिए। और जो महिलाएं वो यहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाती हैं उनको, जिससे वो खाना बनाती हैं। अब है जो भू संसाधनों का महत्व है, तो किसानों के लिए अधिक महत्व है भू संसाधनों का, और पशुचारकों के लिए भी अधिक महत्व है, महिलाओं के भी है। और जो भूमिहीनता है उसको गरीबी का सूचक माना जाता है, मतलब कि जहाँ पर भूमि नहीं होती है ज़्यादा वहाँ पर गरीबी का सूचक होती है वो। और जो भूमि की गुणवत्ता है वो कृषि कार्यों को प्रभावित करती है, मतलब अगर अच्छी भूमि नहीं होगी उसमें अच्छी फसल नहीं उगेगी तो ये भी प्रभावित करती है। अब हमारा टॉपिक है कि जो भारत में है वो फसल ऋतु है, मतलब कि जो फसल की ऋतुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और या फिर उसको मौसमी फसलें भी कहते हैं। तो पहली है हमारे पास रबी की फसल, तो जो शीत ऋतु है उसमें ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, जैसे कि गेहूं, मटर, चना, सरसों। और ग्रीष्म ऋतु मतलब कि अप्रैल से जून के बीच में ये काटी जाती है। अब एक खरीफ की फसल, तो मानसून की पहली बौछार जैसे कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे कि चावल, मक्का, कपास। और जो तीसरी है वो है जायद फसल, तो यह रबी और खरीफ के बीच की ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, मतलब कि जो रबी फसल और खरीफ फसल है उनके बीच में ये बोई जाती है। और इसमें कौन सी होती है, इसमें तरबूज, खरबूजे, सब्जियां, खीरे आदि होते हैं। टॉपिक है कृषि के प्रकार, तो कृषि यहाँ पे मैंने 2 प्रकार की लिखी है, एक है सिंचित कृषि और एक है वर्षा निर्भर कृषि। तो जो सिंचित कृषि है ये भी 2 प्रकार की होती है, एक है रक्षित और एक है उत्पादक। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो रक्षित है उसमें क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्द्रता की कमी के कारण जो फसलों को नष्ट होने से बचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को नमी पहुँचाना, और जो जल की कमी है उसको सिंचाई द्वारा पूरा करती है। और अब है उत्पादक, तो इसका उद्देश्य जल को फसलों तक पहुँचाना है और जिससे कि उत्पादकता को बढ़ा सके। अब है वर्षा पर निर्भर कृषि कैसे होती है, तो इसमें शुष्क भूमि कृषि और एक है आर्द्र भूमि कृषि। तो जो शुष्क भूमि कृषि है यह कृषि मतलब 75 डिग्री सेल्सियस से कम बर्फ वाले क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि मूंग, चना, बाजरा, ज्वार। और दूसरी है मतलब आर्द्र भूमि कृषि, तो यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और नमी अधिक होती है, जैसे कि चावल, जूट, गन्ना।
अब है हमारे यहाँ पे खाद्यान्न अनाज, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे खाद्यान्न के अनाज क्या क्या होते हैं, तो वह है चावल। तो जो भारत है वो चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यह एक प्रमुख खाद्यान्न है और इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है और इसे उगाने के लिए अधिक जल की भी ज़रूरत होती है। और ये कहाँ पर उगाया जाता है, इसके मुख्य राज्य कौन से, एक तो हरियाणा है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश। और पश्चिम बंगाल में जो किसान है वो चावल की 3 फसलें लेते हैं, जैसे कि ओस, अम्मन, बोरो। अब है गेहूँ। तो जो गेहूँ है वो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और इसे ठंडे तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर की मतलब कि सेल्सियस की वर्षा की ज़रूरत होती है। और मुख्य राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है और इसे रबी की ऋतु में बोया जाता है। अब है ज्वार। तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और जो ज्वार है वो देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। अब है बाजरा। तो यह बलुआ और काली मिट्टी में उगाया जाता है और इसके मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अब है मक्का। तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की जरूरत होती है इस फसल में और जो इसके मुख्य क्षेत्र हैं वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं कि दालें की जो ये दालों के बारे में जानते हैं। तो दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और मैंने यहाँ पे 2 लिखा है कि चना, अरहर। तो चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फसल होती है इसकी और यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है और यह देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी ऋतु में बोई जाती है और इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो है हरियाणा, पंजाब। अब है अरहर की दाल। तो यह देश की दूसरी प्रमुख फसल दाल है, इसे लाल चना भी कहते हैं और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन अधिक होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी उत्पादन इसका अधिक होता है। अब है यहाँ पर तिलहन, मतलब तिलहन जो होती हैं तो वो है मूंगफली, तोरैया व सरसों और अन्य तिलहन। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो मूंगफली है यह वर्षा आधारित खरीफ फसल है और यह शुष्क प्रदेशों की फसल है और मतलब कि परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में भी बोई जाती है और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अब है तोरैया व सरसों। तो जो तोरैया व सरसों है वह बहुत से तिलहन शामिल हैं, जैसे कि राई, सरसों, तोरैया और ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं और भारत के जो मध्य एवं उत्तर पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर रबी ऋतु में बोई जाती हैं और इसके जो प्रमुख उत्पादक हैं वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अब है यहाँ पर अन्य तिलहन। तो सोयाबीन तथा सूरजमुखी जो है वो भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन अधिकतर जो एमपी मतलब कि जो मध्य प्रदेश है और वह महाराष्ट्र में बोया जाता है और सूरजमुखी की जो फसल है वो अधिकतर कर्नाटक, केरल एवं आंध्र प्रदेश में होती है। अब है यहाँ पर हमारी रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें हमारी यहाँ पे 2 हैं, एक है कपास, जूट। यहाँ पे है रेशेदार फसलें जो है कपास और जूट। तो जो कपास है इसको उगाने के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा और खिली धूप की आवश्यकता होती है और इसे काली मिट्टी में बोया जाता है और यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और जो भारत है, भारत का कपास के उत्पादन में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बाद चौथा स्थान है और जो भारत की कपास है वो छोटे रेशे वाली होती है, जबकि अमेरिका की जो कपास है वो बड़े रेशे वाली होती है। अब है जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं और इसका जो उपयोग है वो बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे बनाने में किया जाता है और इसकी उच्च लागत के कारण इसकी मांग बाजार में कम हो गई है और नायलॉन की पैकिंग सामग्री सस्ती है। अन्य फसलें। तो इसमें मैंने 3 फसलें रखी है, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। तो जो गन्ना है इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है और मुख्य जो क्षेत्र है इसके वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और यह एक उष्णकटिबंधीय फसल होती है और इसकी जो खेती है वो अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। अब हम देखते हैं चाय। तो चाय को उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और इसे रोपण कृषि भी कहा जाता है, मतलब ये रोपण कृषि का उदाहरण है और इसे पेय पदार्थ की फसल है ये और जिसे अंग्रेज लाए थे यहाँ पे और इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम चाहिए होता है। मुख्य क्षेत्र है इसके असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। अब है कॉफ़ी। तो जो भारतीय कॉफ़ी की पूरे विश्व में मांग है और जो असम, केरल, तमिलनाडु, जो कर्नाटक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इनका और जो कॉफ़ी है उसकी भी 3 किस्में होती हैं कि अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका और जो कॉफ़ी है एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है।
अब हम देखते हैं जो भारत में जो कृषि विकास है या स्वतंत्रता के बाद जो कृषि में बदलाव हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो कृषि संबंधी समस्याओं से उभरने के लिए जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP है तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए हैं। 1960 के दशक के मध्य में जो गेहूं है वो मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में कृषि के लिए उपलब्ध है और 1960 के दशक के बीच गेहूं तथा चावल बाहर से आए थे और हरित क्रांति में अच्छे उर्वरकों तथा यंत्रों का इस्तेमाल होता है। 1980 के दशक में योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया तथा मुक्त व्यापार को भी बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे ये हमारा है लास्ट टॉपिक जो है भारतीय कृषि की समस्याएं। तो इसमें मैंने 5 लिखी हैं, यहाँ पे एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो पहला है मानसून निर्भर। जो भारत में कृषि है वो मानसून पर निर्भर होती है क्योंकि जो भारत में है वो ज़्यादातर क्षेत्र सूखाग्रस्त होता है इसलिए। दूसरा है निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा जो भारत है वहाँ पर फसलों की उत्पादकता कम होता है और जो भारत की जो फसलें हैं जैसे कि चावल गेहूँ अनाज इनकी जो पैदावार है वो अमेरिका रूस से अधिक नहीं है। और अब है ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में बहुत मतलब कि ज़्यादा पैसे या लागत लगती है। जो भारत के किसान हैं वो गरीब हैं और वह ऋण तो ले लेते हैं परंतु जो कृषि है उसमें इतना कमा नहीं पाते और वो स्वयं ही कर्ज में डूब जाते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि किसान ने फांसी ले ली, ये सब आजकल न्यूज़ में भी आता रहता है। अब है छोटे खेत। तो आज के समय में जो बढ़ती जनसंख्या है उसके कारण जो खेत हैं उनका भी आकार छोटा होता जा रहा है जिससे कि खेत सिकुड़ते जा रहे हैं। अब जैसे जनसंख्या हो रही है उनको खाने के लिए भी तो चाहिए ना, तो उससे मतलब जगह कम होती जा रही है और कृषि भी कम हो रही है। अब है वाणिज्यिक का भाव। मतलब कि जो भारत के अधिकतर जो किसान हैं वो खदानों की कृषि अधिक करते हैं और जो व्यापारिक फसलें हैं वो बहुत कम उगाते हैं और जो किसान हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए ही फसल उगाते हैं। मतलब ज़्यादा बेचते नहीं हैं, कम ही बेचते हैं और बाकी अपने आप ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको दूसरा चैप्टर जल्द से जल्द चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।